तो लास्ट हम बात कर रहे थे लघु बीजाणु जनन की, है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन क्या होता है? ठीक है, तो लघु बीजाणु जनन कहते किसे है, लघु बीजाणु जनन होता है क्या है, देखते हैं टॉपिक अपना, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन मतलब क्या होता है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणुओं का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन थी हिंदी के अंदर। इंग्लिश में अगर अपन कहना चाहें तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल मीन्स एमएमसी बाय मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, लघु बीजाणु जनन कहते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं इसको। ठीक है, यानी यहाँ पर सिंपल वे में अगर अपन कहना चाहें तो क्या होता है, देखो यहाँ पर थोड़ा मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन किया, इसको ध्यान देना, इसको नोट करना, आपको नोट करें साथ साथ में। ठीक है, यानी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, फिर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ठीक है, डिवाइड करती है माइटोटिकली, समसूत्री विभाजन करती है और कन्वर्ट होती है किसके अंदर, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर। ठीक है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, और वो कन्वर्ट होती है आगे लघु बीजाणुओं के अंदर। ठीक है, तो अपना जो मेन टॉपिक है वो है यहाँ से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ये टॉपिक है अपना। ठीक है, क्योंकि ये सेल अपन लास्ट बात कर चुके हैं, इंग्लिश में देख लें इसको एक बार। ठीक है, इस सेल की अपन पहले बात कर चुके हैं, पिछली क्लास के अंदर अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, क्या था देखो उसमें, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीएससी, है ना, इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पीएससी, पीएससी। ठीक है, 2n होती है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है, अभी अपन ने कहा था। ठीक है, और कन्वर्ट होती है किसके अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एमएमसी। यानी पीएससी किस में चेंज हुई है, एमएमसी के अंदर। ठीक है, इसकी पोलैरिटी क्या है, 2n है ये भी। ठीक है, यानी ये 2n है, ये 2n है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर विभाजन कौन सा हुआ है, समसूत्री विभाजन हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती है ऑलवेज 2n होती है, द्विगुणित होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं 2n होती है, लेकिन लघु बीजाणु सदैव n होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होते हैं, उसका रीजन है कि यहाँ पर कौन सा डिवीजन हो रहा है, कौन सा विभाजन हो रहा है, मियोटिक डिवीजन, मियोसिस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एमएमसी के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर मियोसिस हुआ, और मियोसिस की वजह से ये कन्वर्ट होगी किसके अंदर, माइक्रोस्पोर के अंदर, यानी लघु बीजाणु के अंदर। हैप्लॉइड है ये, ध्यान रखना, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, जब युग्मकों का निर्माण होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। लास्ट लेक्चर में भी अपन ने बात की थी। ठीक है, चलो आगे देखो, तो ये तो हो गया अपने शॉर्ट में लघु बीजाणु जनन। ठीक है, अब होता कैसे है उसको अपन एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं, डायग्राम से समझते हैं इसको। ठीक है, इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं अपन, देखते हैं डायग्राम से एक बार। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या, देखो पीएससी, ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, है ना, हिंदी में नाम देना चाहे तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, 2n है। ठीक है, इसमें कौन सा विभाजन हुआ, देखो माइटोसिस, विभाजन कौन सा हो रहा है, माइटोसिस। ठीक है, और कन्वर्ट हुई है किसके अंदर, 2n सेल एमएमसी के अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर होता है मियोटिक डिवीजन फर्स्ट, और ये कन्वर्ट होती है 2 सेल के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर डायड। क्या बोलेंगे इसको अपन, माइक्रोस्पोर डायड। और अगर हिंदी में नाम देना चाहें तो लघु बीजाणु द्विक। किसका निर्माण हुआ यहाँ पर, लघु बीजाणु द्विक का निर्माण हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ जो दोनों सेल जो अपने पास में प्राप्त हुई है, ये दोनों सेल एन सेल है, हैप्लॉइड है, अगुणित कोशिकाएं हैं। रीजन, क्योंकि यहाँ पर मियोटिक डिवीजन हो चुका है, मियोसिस फर्स्ट जो है वो संपन्न हो चुका है। और सदैव आपको पता हो तो मियोटिक डिवीजन फर्स्ट में जो कोशिकाएं अपने को प्राप्त होती है ऑलवेज हैप्लॉइड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इन दोनों के अंदर पुनः एक बार वापस विभाजन होगा, कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, मियोसिस सेकंड होगा। ठीक है, जिससे ये जो है 2 कोशिकाएं हैं वो 4 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगी, अर्थात ये 2 कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं बना लेगी, 4 कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। ठीक है, ये जो 4 कोशिकाएं मिली अपने को, 4 जो सेल्स मिली है, डायड की जो 2 सेल्स थी वो 4 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हुई है। इसको अपन जो नाम देंगे वो क्या नाम देंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या नाम देंगे इसको अपन,
माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, यानी हिंदी में नाम देना चाहे तो लघु बीजाणु चतुष्क। यहाँ पर ये चारों जो सेल्स हैं, चारों जो कोशिकाएं हैं, वो भी क्या है, एन है। रीजन क्यों है, एन क्यों है, कारण आपको बताओ तो मियोटिक डिवीजन सेकंड जो होता है वो समतुल्य होता है किसके, माइटोसिस के। मियोटिक डिवीजन सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि डायट की जो कोशिकाएं, डायट की जो सेल्स है ना, वो टेट्राड के अंदर कन्वर्ट होगी तो वो भी सारी की सारी सेल्स क्या होगी, एन होगी, हैप्लॉइड होगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखो, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो टेट्राड होता है ये अभी फ्री नहीं है, ये चारों की चारों जो सेल्स है वो आपस में चिपकी हुई है, ठीक है। और किसकी वजह से चिपकी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलोस। क्या नाम है, कैलोस। ये कैलोस से चिपकी हुई है, ठीक है, यानी ये आपस में जुड़ी हुई है किससे, कैलोस से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, एक एंजाइम का सिक्रेशन होता है, ठीक है, और एंजाइम का नाम क्या है, कैलेज एंजाइम, या इंग्लिश में नाम देना चाहे अपन इसको, प्रोनाउंसिएशन चैलेज एंजाइम भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। कैलेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और कैलेज एंजाइम क्या करता है, डिकम्पोजिशन कर लेता है किसका, कैलोस का, जो इनके बीच में प्रेजेंट है, यानी इनके बीच में उपस्थित जो कैलोज है उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे ये चारों के चारों जो सेल्स है ना, ये चारों की चारों क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। और ये स्वतंत्र जो अपने पास में चारों सेल्स है ये क्या कहलाएगी, माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु, अर्थात अपने पास में ये लघु बीजाणु बनकर तैयार है, अपने को प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें होते हैं बहुत सारे बदलाव, ठीक है, और अंततः ये लास्ट में जाकर कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर, परागकण के अंदर। कैसे बनते हैं वो अपन नेक्स्ट अगले टॉपिक में इसको एक्सप्लेन करेंगे, अगले टॉपिक में इसको देखेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है, तो इसको अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे बनते हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। इससे पहले अब आगे के जो अपने टॉपिक हैं वो कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और वो टॉपिक कौन से हैं कि ये जो अपने को टेट्राड मिला है, जो चतुष्क अपने को प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 4 माइक्रोस्पोर अरेंज इन ए टेट्राड, अभी अपने को पता ही है ना, वो एक टेट्राड में अरेंज रहते हैं, क्लियर। और हिंदी में अगर उन पर कहना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, देखो कि लघु बीजाणु जनन के पश्चात चारों लघु बीजाणु एक चतुष्क में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। और इनकी व्यवस्था के अकॉर्डिंग अपन नाम देना चाहें इनको, तो इनके जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हो जाते हैं, 5 प्रकार हो जाते हैं। तो अपनी हेडिंग आ जाती है यहाँ पर, टाइप ऑफ स्पोर टेट्राड, ठीक है। लघु बीजाणु चतुष्क जो है उसके कितने प्रकार है अपने पास में, तो वो अपने पास में 5 प्रकार है, जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। कॉपी के अंदर डायग्राम ड्रॉ करना, आपको लिखना है इसके बारे में, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। तो पहला जो प्रकार होता है वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, हिंदी में नाम देना चाहे तो चतुष्फलकीय, ठीक है, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, इसमें होता है क्या, देखो आपको 3 कोशिकाएं नजर आ रही है, मैं कह रहा हूँ टेट्राड है, टेट्राड में कितनी सेल्स होती हैं, 4 सेल्स होती है, लेकिन अपने को यहाँ पर कितनी दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ कितनी दिख रही है, सिर्फ 3 दिख रही है ना। चौथी कहाँ है, फिर सोचने वाली बात है ना, चौथी कहाँ है, चौथी इसके पीछे की तरफ है, ठीक है। ये ध्यान देना, आपको 3 किसी भी डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको 3 ही दिखाई देगी, चौथी इसके पीछे की तरफ होगी। अगर ऐसा अरेंजमेंट है माइक्रोस्पोर का तो वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय अरेंजमेंट कहलाता है, क्लियर। अब नेक्स्ट आगे सेकंड आइसोबाइलेट्रल, या अपन हिंदी में नाम देना चाहे तो समद्विपार्श्वीय, समद्विपार्श्वीय होता है। इसमें आपको चारों किसी भी डायरेक्शन में देखोगे तो चारों सेल्स आपको दिखाई देगी, यानी इसमें चारों सेल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित है, 2 के ऊपर 2 व्यवस्थित है, इस तरीके से कह सकते हैं अपन, या 1 के ऊपर 1 व्यवस्थित है, ठीक है। ये अरेंजमेंट होता है इनका आइसोबाइलेट्रल के अंदर, समद्विपार्श्वीय के अंदर चारों माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है थर्ड क्रॉसिथ, है ना, या डैक्यूसेट भी बोलते हैं इंग्लिश में अपन इसको। इसमें क्या होता है, देखो 2 सेल्स नीचे हैं, ठीक है, और दोनों सेल जो अरेंजमेंट है उन्हीं के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जस्ट अपोजिट अपन कह रहे हैं अरेंजमेंट है किसका, ऊपर वाली 2 सेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखो 2 सेल्स आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ठीक है, एक इधर है और एक इधर
है ना। इसका 3D डायग्राम अगर अपन देखना चाहें तो आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर क्या होगा था, देखो यहाँ पर 2 सेल्स ऊपर है, उनका अरेंजमेंट कैसा था, एक और एक के पास में एक, है ना, 2 हो गई। अब नीचे की तरफ आपको एक दिखाई दे रही है, लेकिन एक का है इसके जस्ट पीछे, ठीक है। तो यानी यहाँ अरेंजमेंट कैसा होता है, देखो 2 सेल्स 1 2 और नीचे की तरफ 1 और 2, ठीक है। जैसे ये सेल्स हैं 1 और 2, तो 1 और 2 इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। 2 सेल्स नीचे, ठीक है, और 2 सेल्स ऊपर, इस प्रकार से व्यवस्थित है। तो सामने से कितनी दिखेगी, 3 ही दिखेगी, 2 ऊपर दिखेगी और 1 ही है, एक का है इसके पीछे की तरफ, है ना। यानी नीचे वाली 2 सेल्स को ढके हुए ऊपर वाली 2 सेल, ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्थित होगी है, डाइक्यूसेट या क्रॉसित होती है ये। नेक्स्ट आ जाता है 4th, है ना। और 4th जो टाइप है अपना वो हो जाता है टी शेप्ड, है ना, टी आकार, नाम से ही क्लियर है, टी शेप की है। देखो यहाँ पर 2 सेल्स ये रही पास पास में है और 2 जस्ट नीचे की तरफ है यहाँ पर, लेकिन एक लाइन में अरेंज है, ठीक है। चारों सेल्स में क्या है, देखो 2 सेल्स एक दूसरे के ऊपर है और तीसरी और चौथी सेल जो है वो दूसरी सेल के ऊपर व्यवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अपने को जब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो अपने को कैसी दिखाई देती है, ये टी शेप की दिखाई देती है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, टी शेप या टी आकार की सेल होती है, ठीक है। लास्ट आ जाता है अपना सबसे लास्ट लीनियर, रैखिक, है ना, एक लाइन में अरेंज है सारी की सारी सेल्स, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सारी की सारी सेल्स क्या, देखो एक ही लाइन में अरेंज है ना, एक ही लाइन में रेखीय रूप से व्यवस्थित है, इसीलिए नाम ही क्या हो जाता है इसका, रेखिक या लीनियर। ये अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग था, है ना। माइक्रोस्पोर जो थे किस प्रकार से अरेंज हैं उसके अकॉर्डिंग अपने पास में जो प्रकार हैं वो प्रकार हो जाते हैं 5, क्लियर। अब देखो आगे, अब इसके अलावा जो पोलन ग्रेन होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि स्पेशल जो है कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, है ना, इनके द्वारा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी बनती है। तो वो कौन कौन सी है देख लेते हैं एक बार। पहला जो है अपने पास में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो है पॉलिनियम, है ना, पॉलिनियम बोलते हैं अपन इसको। पॉलिनियम क्या होता है, किसको कहते हैं अपन पॉलिनियम, तो इसमें परागकण जो होते हैं वो समूह के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि सारे के सारे जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं, वो एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। जितने पोलन ग्रेन बन रहे हैं वो सारे के सारे क्या कर लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, एक ग्रुप में अरेंज रहेंगे, ठीक है। तो उसको नाम क्या देते हैं अपन, पॉलिनियम, ठीक है। और पॉलिनियम जो है अपने को देखने को मिलता है किसके अंदर, कुछ ऑर्किड के अंदर और कुछ आग के अंदर, कैलोट्रोपिस अपन ये कह सकते हैं, आग या कैलोट्रोपिस, और कुछ ऑर्किड के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। पॉलिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन नहीं, है ना। पॉलिनियम किसे कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिनियम किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, किसे कहते हैं कि अगर परागकण समूह में हो तो बनने वाली संरचना क्या कहलाएगी, पॉलिनियम। यानी यहाँ पर ये पोलन ग्रेन जो है वो क्या होता है, ग्रुप के अंदर अरेंज रहते हैं, क्लियर। अब आगे देखो सेकंड, वो हो जाता है कंपाउंड पोलन ग्रेन, यानी संयुक्त परागकण, ठीक है। यानी परागकण जो होते हैं वो, परागकण चतुष्क जो होते हैं वो समूह के अंदर व्यवस्थित होते हैं, यानी संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपस में, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो जाता है इसका ड्रोसेरा और टाइफा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे हो जाता है अपने पॉलीस्पोरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीस्पोरी बहुबीजाणुता पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुबीजाणुता किसे कहते हैं, पॉलीस्पोरी किसे कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना इसको। क्या होता है इसमें, चतुष्क में 4 से अधिक अगर लघु बीजाणु उपस्थित है, यानी 4 से ज़्यादा, टेट्राड में अपन कह रहे हैं 4 से ज़्यादा, यानी 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर 4 से ज़्यादा लघु बीजाणु, है ना, उपस्थित है तो उसको क्या नाम देते हैं अपन, पॉलीस्पोरी। और इंग्लिश में नाम देना चाहें, इंग्लिश में बोलना चाहते क्या बोलेंगे अपन यार, इन ए स्पोर टेट्राड more than 4 cells are present is called पॉलीस्पोरी। क्या कहेंगे उसको अपन, पॉलीस्पोरी कहेंगे, क्लियर। देखते हैं आगे अगला टॉपिक अपना। चलो नेक्स्ट, आगे हम बात कर रहे थे किसकी, डायसन ऑफ पोलन सैक, परागकोश का स्फुटन, परागकोश के स्फुटन की बात कर रहे थे, है ना। परागकोश का स्फुटन का मतलब क्या होता है, परागकोश की भित्ति का फटना, रप्चर ऑफ पोलन सैक वॉल,
ठीक है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, परागकोश का स्फुटन, डायसन ऑफ पोलन सैक नाम देते हैं। ठीक है, किस प्रकार से होता है, उससे पहले एक बार फिर वापस अपन ये चारों भित्तियों के बारे में देख लेते हैं, चारों जो लेयर्स होती है इसके अंदर देख लेते हैं, पोलन सैक के ऊपर जो 4 लेयर प्रेजेंट होती है उनका नाम देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म, सेकंड हो जाती है एंडोथीसियम, नेक्स्ट मिडल लेयर और लास्ट में जाती है टेपिटम। ये 4 जो है इसमें परतें पाई जाती है। क्लियर? और इन्हीं के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है कौन, पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। एक लोब के अंदर कितने होते हैं, 2, तो दोनों लोब के अंदर कितने हो जाते हैं, 4। ठीक है, 4 पोलन सैक यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब देखो, अब क्या होता है कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं, पोलन सैक जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योरेशन के टाइम में क्या हो जाता है, इसमें दोनों जो पोलन सैक होते हैं दोनों तरफ के वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। मतलब एक लोब के अंदर प्रेजेंट 2 पोलन सैक है, आपस में मिक्स हो जाएंगे, और सेकंड जो लोब है उसमें प्रेजेंट दोनों जो पोलन सैक है वो भी आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितने पोलन सैक बन गए, दोनों के मिश्रण से, दोनों के मिक्स होने से कितने बन गए, 1, और यहाँ पर कितने, दोनों के मिक्स होने से कितने बन गए, 1। तो यानी कुल मिलाकर दोनों लोब के अंदर अब कितने रह गए, 1-1 पोलन सैक दोनों तरफ रह गए। इस डायग्राम में देख सकते हो आप। ठीक है, अब क्या होता है देखो आगे, जब ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी सेल डिवीजन होता है। ठीक है, ये इमैच्योर जब होता है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एमएमसी, है ना। यहाँ डायग्राम के अंदर अपन इसको देख सकते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, देखो एमएमसी प्रेजेंट है। लेकिन यह एमएमसी लगातार विभाजन करेगी और सूत्र विभाजन करेगी। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल विभाजन करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोलन ग्रेन के अंदर। बहुत सारे पोलन ग्रेन बन जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और पोलन ग्रेन बनने के बाद में फिर ये क्या करेगी, रप्चर करेगी, इसका डायसन होगा, इसकी वॉल जो है टूटेगी। ठीक है, तो इसकी वॉल का टूटना ही क्या कहलाता है, डायसन। इसको अपन कह रहे हैं स्फुटन बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्फुटन होगा इसका, और परागकण क्या होंगे, बाहर मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब ये रप्चर के अंदर, है ना, इसके डायसन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है किसका, एंडोथीसियम का। कौन सी लेयर का मुख्य रोल है यहाँ पर, एंडोथीसियम। ठीक है, हिंदी में क्या नाम देंगे इसको, अंतस्थीसियम। ठीक है, सेकंड नंबर की जो वॉल है याद रखना इसको, क्या नाम है, अंतस्थीसियम, हिंदी में नाम देंगे इसको। ठीक है, इंग्लिश में क्या नाम देते हैं, एंडोथीसियम। क्लियर? अब एंडोथीसियम जो होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एल्फा सेलुलोज। उसमें क्या उपस्थित होता है, एल्फा सेलुलोज उपस्थित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अल्फा सेलुलोज कहाँ पर पाया जाता है, कौन सी परत में पाया जाता है, एंडोथीसियम के अंदर। क्या काम है इस अल्फा सेलुलोज का, तो अल्फा सेलुलोज क्या करता है कि इसके आसपास पोलन सैक के या अपन कह रहे हैं एंथर के आसपास प्रेजेंट जितनी भी नमी होती है, ठीक है, जितनी भी अपन कह रहे हैं वेपर प्रेजेंट है, इमिडिएटली प्रेजेंट है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है अल्फा सेलुलोज। ठीक है, तो अल्फा सेलुलोज यानी इसकी कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट है अल्फा सेलुलोज, इसकी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या कर लेगा, नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अपने आसपास उपस्थित जितनी भी नमी है, सुबह के टाइम में अपन कह रहे हैं चलो, है ना, टेम्परेचर थोड़ा लो भी रहता है, नमी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा नमी को ये। ठीक है, जिससे इसकी जो सेल्स हैं, कौन सी, एंडोथीसियम की सेल्स है, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी फूलकर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दिन का तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे वो जल वापस क्या होगा, जो वाटर वेपर जो एब्जॉर्ब की थी इसने अल्फा सेलुलोज ने सेल्स के अंदर, जिससे ये मोटी हुई थी, वापस क्या होगा, वो बाहर रिलीज होगा। ठीक है, और बाहर रिलीज होने की वजह से इसकी वॉल के ऊपर क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, है ना, कोशिकाएं सिकुड़ेगी, प्रेशर क्रिएट हुआ, कोशिकाएं सिकुड़ रही है ना, जिसकी वजह से एक दबाव जो उत्पन्न हो रहा है इस वॉल के ऊपर, उस दबाव के कारण, है ना, यहाँ से क्या हो जाएगी, ये वॉल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर मिडल लेयर और टेपिटम ये तो पहले ही खत्म हो गई थी, जब ये पोलन ग्रेन बन रहे थे काम में ले ली गई थी, 2 ही तो लेयर बची, है ना। तो अंदर वाली लेयर जब टूट गई, एंडोथीसियम जब टूट गई, तो बाहर वाली जो अपन कह रहे हैं एक्टोडर्म है, उसके ऊपर भी दबाव बना और वो भी ब्रेक हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों भित्तियां टूट जाएगी, और दोनों भित्तियां टूट जाने के कारण अब इसके अंदर प्रेजेंट जो पोलन ग्रेन है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, वातावरण के अंदर अपने आसपास जो भी वातावरण है उसमें मुक्त हो जाएंगे ये। ठीक है, आगे क्या करेंगे, ये आगे पोलिनेशन करेंगे, वो अपन आगे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अपन थोड़ा टॉपिक अपना नेक्स्ट आगे वाला देख लेते हैं एक बार, है ना। डायसन के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से किन किन पादपों में डायसन होता है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो उसके भी कुछ प्रकार अपने पास में है। डायसन के स्फुटन के कुछ प्रकार है, स्फुटन भी अलग अलग प्रकार से होता है, तो कौन कौन से प्रकार है देख लेते हैं एक नज़र यहाँ पे, है ना। तो क्या होता है, देखो पहला जो होता है वो अनुप्रस्थ या
ट्रांसवर्स टाइप का होता है ना। अनुप्रस्थ डायसन होता है, स्फुटन होता है, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होगा, बिल्कुल ऊपर से कटेगा ये, है ना, जो एंथर है वो ऊपर से फट जाएगा बिल्कुल और पोलन ग्रेन मुक्त कर देगा, ठीक है। सेकंड, दूसरा आता है लंबवत, लॉन्जिट्यूडिनल, जो मैंने अभी डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया था, है ना। इसकी जो एंथर है इसमें दो दरारें बनेगी साइड में, है ना, और दरारों से फिर क्या हो जाएगा, ये स्फुटन हो जाएगा और पोलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाएंगे। ये दूसरा प्रकार था। तीसरा होता है छिद्र में, डायसन बाय पोर, पोरस टाइप का, पोर से होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो एंथर होता है उसके ऊपर एक पोर बनता है, एक छिद्र बनता है, ठीक है, और छिद्र से फिर क्या होते रहते हैं, पोलन ग्रेन जो है बाहर रिलीज होते रहते हैं, छिद्र में कहलाएगा, डायसन बाय पोर कहलाएगा, पोरस टाइप का कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, कपाटीय या डायसन बाय वॉल, ठीक है, कपाट से होगा। कपाट का मतलब इसमें जो है वॉल टाइप में खुलेगा, ये झटके से वॉल खुलेंगे, ठीक है, और पोलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाएंगे, है ना, कपाट से होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इन सब के अपन। अनुप्रस्थ किस में होता है, तुलसी के अंदर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। लंबवत किस में देखने को मिलेगा, धतूरा और कपास के अंदर, ठीक है। और छिद्र में किस में देखने को मिलेगा आपको, मकोई के अंदर, ठीक है। और कपाटी है या डायसन बाय वॉल किस में देखने को मिलेगा आपको, बारबरी के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। इन पादपों में इस प्रकार से डायसन होता है, अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार का डायसन होता है, जिसके कुछ टाइप अपने यहाँ पर रखे हुए हैं, देखे अभी अपन ने। अब आगे देखते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन चलो रिलीज तो हो गए, पोलन सैक था, पोलन सैक में पोलन ग्रेन बन गए हैं, किससे बने, कौन सी प्रक्रिया से बने, नाम क्या होगा, कौन से प्रोसेस से बने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या बने, पोलन ग्रेन बन गए, ठीक है। अब वो पोलन ग्रेन बन तो गए, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर कैसी है देख लेते हैं एक बार। अपने लास्ट बोला भी था, आगे देखेंगे इसको, तो देख लेते हैं अब अपन पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे होती है ना। तो एक नज़र यहाँ पर देख लेते हैं अपन, ईरा पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर अपने सामने है, देख लेते हैं एक बार। वैसे देखा जाए तो पोलन ग्रेन क्या होता है, गोलाकार संरचना होती है, ठीक है, जिसमें कुछ विशिष्ट स्ट्रक्चर पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, क्या क्या होती है, उनके नाम भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। संरचना कैसी होती है इसकी पोलन ग्रेन की देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो पोलन ग्रेन जब बनता है ना, तो उस टाइम में क्या होता है, इसमें केवल एक ही सेल होती है ना। पहली बात, वो सेल्स कैसी होगी, एन होगी, एक सेल होती है, ठीक है। अब इस सेल के न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा, ठीक है, समसूत्री विभाजन होगा, और एक न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी, 2 सेल्स बन जाएगी, ठीक है। अनइक्वल सेल बनेगी यहाँ पर, एक सेल बड़ी रहेगी, एक बड़ी कोशिका होगी, और एक छोटी कोशिका होगी, छोटी सेल होगी, 2 सेल्स बन जाती है, ठीक है। बड़ी जो सेल होती है, बड़ी जो कोशिका होती है, उसको क्या नाम देते हैं अपन, वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका, क्या नाम देते हैं उसको अपन, कायिक कोशिका, ठीक है। और छोटी लेंस के आकार की जो सेल होती है उसको क्या नाम देंगे अपन, रिप्रोडक्टिव सेल, जनन कोशिका। अर्थात 2 कोशिकाएं जो अपने पास में बन के मिली है, उनका नाम क्या होगा, बड़ी कोशिका कहलाएगी कायिक कोशिका, और छोटी कोशिका कहलाएगी जनन कोशिका। इस प्रकार से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। इनमें से बड़ी कोशिका का कार्य क्या होता है, नरिशमेंट, किसका, रिप्रोडक्टिव सेल का। क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल आगे जाकर क्या बनाएगी, मेल गैमीट बनाएगी, ठीक है। तो इसका कार्य क्या होगा, कायिक कोशिका का कार्य क्या है, पोषण प्रदान करना, किसको, जनन कोशिका को, ठीक है। जनन कोशिका का कार्य क्या है, मेल गैमीट फॉर्मेशन, नर युग्मक का निर्माण करना, और रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करना, इसका काम होता है, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं, इन सेल्स के ऊपर 2 एक्स्ट्रा कवरिंग पाई जाती है, 2 एक्स्ट्रा भित्तियाँ पाई जाती है, ठीक है। बाहर वाली जो भित्ति होती है उसको बोलते हैं अपन एक्साइन, क्या नाम देते हैं उसको, एक्साइन। बहुत ही दृढ़ होती है, कठोर होती है ना, और इसका अपघटन संभव नहीं है, भौतिक रूप से या जैविक रूप से इसका अपघटन संभव नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक्साइन होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, और स्पोरोपोलिनिन का सिक्रेशन किससे होता है, वो लास्ट अपन बात कर चुके हैं, किससे, टेपिटम की सेल से, है ना। टेपिटम क्या बनाता है, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन जो होता है, ठीक है, इसका जमा हो जाता है पोलन ग्रेन के ऊपर, और किसका निर्माण करता है, एक्साइन का, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और अपघटन नहीं होने की वजह से मिट्टी के अंदर
अवशेषी रूप से, है ना, इसके जीवाश्म फॉसिल्स भी पाए जाते हैं ना पोलन ग्रेन के, वो इसी की वजह से पाए जाते हैं, स्पोरोपोलिनिन के कारण पाए जाते हैं, क्योंकि इसका अपघटन संभव नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसके फॉसिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं अपन। आगे होती है सेकंड, इसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसका नाम होता है एंटाइन। ठीक है, अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है? एंटाइन कहलाती है। ठीक है, और एंटाइन जो होती है सॉफ्ट होती है, एक्जाइन के कंपैरिजन बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? पैक्टीन और सेलुलोज की बनी होती है। पैक्टीन और सेलुलोज की बनी होने के कारण बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, कोमल परत होती है, नरम परत होती है, एंटाइन होती है। ठीक है, और कार्य क्या होता है इसका कि जब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, यानी इसका जब अंकुरण होता है ना, पराग नलिका जब उत्पन्न होती है, तो पराग नलिका किससे उत्पन्न होती है? वो एंटाइन से उत्पन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, फिर आगे देखो, वेजिटेटिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, और इसी के अलावा नेक्स्ट आगे अपना जो टॉपिक बचा था वो था जम्पोर। ठीक है, लास्ट इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है वो है जम्पोर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो रेगुलर नहीं होता है, सतत नहीं होता है। कुछ स्थानों पर कुछ नलिकाकार छिद्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो छिद्र होते हैं उनको क्या नाम देते हैं अपन? जम्पोर नाम देते हैं, जनन छिद्र नाम देते हैं उनको। ठीक है, तो इन जनन छिद्र से बाहर निकलती है कौन? पोलन ट्यूब। जब ये अंकुरण करता है ना, परागकण जब अंकुरित होता है तो पराग नलिका जो उत्पन्न होती है वो किससे होती है? एंटाइन से। लेकिन बाहर आती है कहाँ से आती है? जम्पोर से बाहर आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना इसको। क्लियर? अब देखो आगे कि यहाँ पर क्या होता है, एक्जाइन जो होती है ना, इसके ऊपर विशिष्ट प्रकार की जो है स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, विशिष्ट प्रकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती है। यानी ये एक जैसी गोल बिल्कुल सॉफ्ट संरचना नहीं होती है, कांटेदार हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग और भी कुछ संरचनाएं हो सकती है। तो यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें देखो कांटेदार संरचना बनी है एक्जाइन की, है ना। तो यहाँ पर कुछ गड्ढे भी है, तो इन गड्ढों के अंदर क्या भरा हुआ है? एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन भरा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा एक जो है विशिष्ट प्रकार का तेलीय पदार्थ भरा हुआ रहता है जिसको अपन बोलते हैं पोलन किट। दोनों के बारे में बात कर लेते हैं अपन, है ना। पोलन किट क्या होता है? देखो, एक ऑयली सब्सटेंस है जो एक्जाइन के बाहर प्रेजेंट है ना। इसी की वजह से क्या होता है, ये एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन होता है, अभी अपन ने कही था, है ना, और पोलन किट होता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, देखो ये जो पोलन ग्रेन है वो चिपचिपा होता है, रंगीन होता है, और इसकी विशिष्ट गंध होती है। ठीक है, ये इसमें एक विशिष्ट प्रकार की कुछ संरचना पोलन किट प्रेजेंट है। इसके अलावा अपन ने कहा था अभी कि विशिष्ट यहाँ पर कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो विशिष्ट प्रोटीन होती है क्या करती है, ये जब नमी के संपर्क में आती है, ठीक है, तो नमी के संपर्क में आने पर ये यहाँ से निकलकर वायु के अंदर मुक्त हो जाती है। ठीक है, और जब हम सांस लेते हैं तो सांस के दौरान ये अपने शरीर के अंदर एंटर कर जाती है, जिससे कुछ व्यक्तियों के अंदर एलर्जी जैसे लक्षण और बुखार जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। वो इस विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन के कारण होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? पोलन ग्रेन के बाहरी सतह के ऊपर प्रेजेंट होती है, जैसे कि गाजर घास, पार्थेनियम, है ना। पार्थेनियम के जो पोलन ग्रेन होते हैं एलर्जन का काम करते हैं, वो अर्थात अपने शरीर में एंटर करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। पार्थेनियम, गाजर घास के जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी वजह से एलर्जी होती है। ठीक है, ये था। अब एक चीज़, ये जो विशिष्ट प्रोटीन है इसका भी सिक्रेशन जो हो रहा है वो किससे हो रहा है? टेपिटम से। ठीक है, टेपिटम से इसका सिक्रेशन हो रहा है। पोलन किट जो है एक ऑयली सब्सटेंस है, इसके कार्य वैसे अज्ञात है, पता तो है नहीं, अभी तक इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कवरी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इनका भी कुछ विशिष्ट कार्य है। वो विशिष्ट कार्य कौन कौन से हैं वो नोट करना, मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूँ आपको कौन कौन से विशिष्ट कार्य हैं। नंबर 1, विशिष्ट रंग होने की वजह से कीटों को आकर्षित करता है ना। यानी ये इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप का जो है इसमें कलर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी इंसेक्ट को अट्रैक्शन में हेल्प करता है। फर्स्ट एक कार्य। दूसरा सेकंड जो कार्य होता है वो ये देखो रंगीन होता है, अभी अपन ने कहा था। इसके अलावा चिपचिपा होता है, जस्ट अभी अपन ने बात की थी। चिपचिपी प्रकृति के कारण जब इंसेक्ट इसकी तरफ आकर्षित होंगे विशिष्ट रंग के कारण, तो उसे चिपकने में भी हेल्प करता है ये, है ना। यानी इंसेक्ट से चिपक जाएगा, पोलन ग्रेन इंसेक्ट से चिपक जाएगा कीट परागित पुष्पों के अंदर, ऐसा होता है। ठीक है, और तीसरा जो कार्य होता है इसका
वो है यूवी रेज से इस पराग कण की सहायता करना। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, हानिकारक जो किरणें होती है ना, इनसे सहायता करना या इनसे बचाना किसका कार्य हो जाता है? इस विशिष्ट प्रोटीन का, पोलन किट का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन आगे जस्ट।